सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से है। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज 36% of Indian districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority. Now, पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिटिकल बोला गया है, वाटर एक्सप्लॉइटेड बोला गया है, राइट। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नाउ कमिंग टू सेकंड, CGWA यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी was formed under the Environmental Protection Act, right? And third is India has the largest area under groundwater irrigation in the world. ये तीन स्टेटमेंट हैं हमारे पास, ओके, और ये ऑप्शंस हैं हमारे, एंड वी हैव टू फाइंड करेक्ट। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को करने जाएंगे तो हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, राइट। सबसे पहले हमें यह मेंशन करना होगा कि हम इसको नोटिस करें कि करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा, क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं और वो केयरलेसनेस के कारण होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमें करेक्ट बताने हैं इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा नॉट करेक्ट है, राइट। सो अगर हमें पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। हमें सपोज करो एग्जाम हॉल में ये स्टेटमेंट इतने प्रिसाइजली नहीं पता है, ये नंबर हमें इतना प्रिसाइजली नहीं पता है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? तो आगे पढ़ते हैं। CGWA was formed under Environment Protection Act, करेक्ट है? हाँ, CGWA जो बना था वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ही बना था, ओके। नाउ थर्ड इज इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ऐसा हो सकता है क्या? सो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन। फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे चाइना है एंड थर्ड पे यूएसए है। नाउ जिसके पास ज्यादा एरिया रहेगा ग्राउंड वाटर का तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसीलिए इंडिया को अपने वाटर एफिशिएंसी पे काम करने की जरूरत है। और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए जो कल हमने डिस्कस करा था कि लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्रॉप्स, एफिशिएंट क्रॉप का प्रमोशन ज्यादा करना होगा, तो हमें वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स की तरफ जाना होगा, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के ध्यान में रखते हुए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, मार्क द वर्ड 2। सेकेंड, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, कि नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। एंड थर्ड, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नेचुरल हैबिटेट है। अगर आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि जीबी काफी न्यूज में रहता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट गोदावन भी लेके आई थी राजस्थान गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट गोदावन टू कंजर्व दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कौन लेके आया था? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई थी। अब राजस्थान गवर्नमेंट किसको बचाएगी? जो उसके नेचुरल हैबिटेट में रह रहा होगा, यानी जो राजस्थान में पाया जाता होगा। तो अगर हम देखें तो थर्ड तो हो सकता है, राइट,
थर्ड वाला तो हो सकता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो डेजर्ट नेशनल पार्क हो सकता है। अगर हम थर्ड को सही माने तो फर्स्ट ऑप्शन चला गया, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन 1, इट इज स्टेटमेंट 1, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, सम पोर्शन ऑफ बाड़मेर and some portion of जैसलमेर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बाड़मेर एंड जैसलमेर, वहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर फर्स्ट करेक्ट है तो ये वाला भी चला गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ऑल्दो नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, प्रोहिबिटेड रहती हैं, लेकिन ये नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क इज क्वाइट एक्सट्रीम इन इटसेल्फ। सो सेकंड इज नॉट करेक्ट। ऑल्दो वहां पे कुछ ह्यूमन हैबिटेशन है, हालांकि उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है, लाइक वहां पे रोड्स नहीं बने हैं, वाटर सप्लाई नहीं है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज दी जाए, राइट। सो इन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर हम सेकंड को गलत माने तो फोर्थ चला गया, थर्ड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस और फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। नाउ बेंजीन पोल्यूशन की बात हो रही है। वी ऑल हैव इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट बेंजीन, क्लास 11th की केमिस्ट्री में है ये, कि कहां कहां से बेंजीन पोल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट वन इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सेकेंड वन इज टोबैको स्मोक, थर्ड वन इज वुड बर्निंग, फोर्थ वन इज यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, एंड फिफ्थ इज यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। ओके, सो इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की, तो ऑटोमोबाइल से कई तरीके के पोल्यूशन इमिशंस होते हैं, लाइक यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेड का पोल्यूशन होता है, सल्फर एमिट होता है, बेंजीन भी निकलती है, कई तरीके के एमिशंस होते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। ओके, तो फर्स्ट तो होगा। अगर फर्स्ट होगा तो इसमें फर्स्ट नहीं है, इसको हम काट सकते हैं। नाउ वी मस्ट हर्ड अबाउट पेंट। पेंट जो है, पेंट जो है इसमें बेंजीन रहती है। बेंजीन जो है वो पेंट में रहती है। ओके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अगर बेंजीन पेंट में रहती है और पेंट को हम यूज करते हैं वुडन फर्नीचर को वार्निश करने के लिए, तो यानी फोर्थ में भी बेंजीन होगी। ओके, तो फोर्थ जहां नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट भी चला गया। नाउ फर्स्ट यहां है, फर्स्ट यहां है, फोर्थ यहां है, फोर्थ यहां है, थर्ड भी यहां है, थर्ड भी यहां है, यानी वुड की बर्निंग से भी बेंजीन निकलेगा। अब बात करते हैं टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक में क्या होता है कि जब हम टोबैको की स्मोकिंग करते हैं तो उसका जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उसमें भी बेंजीन पोल्यूशन होते हैं। तो सेकंड भी होगा, और जब सेकंड होगा तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एंड इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि पॉलीयूरेथेन के प्रोडक्ट यूज करने से भी बेंजीन का पोल्यूशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट है आपका। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? करेक्ट फाइंड करना है। ओके, हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट को राउंड कर लेंगे। ये वाली गलती नहीं एक्सेप्टेबल है।
So statement 1, agricultural soils release nitrogen oxide into environment. Okay. Second is cattle releases ammonia into environment. Third is poultry industry releases reactive nitrogen compounds into environment. Now अगर आप सेकेंड ऑप्शन की बात करो तो कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट एकदम सही है, और ये थोड़ा बहुत नहीं 80% ऑफ अमोनिया जो निकलती है वो कैटल इंडस्ट्री की वजह से निकलती है. सो अगर सेकंड सही है तो ये वाला चला जाएगा. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल आपने पढ़ी होंगी. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, फर्टिलाइजर का जो हम यूज करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है. तो क्या होता है कि नाइट्रोजन सॉइल्स से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, एनवायरनमेंट में जाती हैं. तो फर्स्ट इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये भी सही है, सेकंड ऑलरेडी सही है. तो इस हिसाब से ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया. थर्ड वन इज पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट. तो अगर हमारे पास सारे ऑप्शन चले गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो ये भी सही है. एंड नाउ ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर. सो आपने देखा कि एलिमिनेशन टेक्निक से कई बार कुछ चीजें ऐसी भी सॉल्व हो जाती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, एंड ये चीजें आप यूपीएससी प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहां 100% किसी को नहीं पता होता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड. राइट? Which of the above are released into the atmosphere due to burn of crop biomass residue? बायोमास बर्निंग से इनमें से कौन सा एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है? राइट? तो फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सेकेंड वन इज मीथेन CH4, थर्ड वन इज ओजोन O3, एंड फोर्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2. इसमें से कौन सा आपका बायोमास बर्निंग से एटमॉस्फेयर में एमिट होता है, रिलीज होता है? आप मीथेन की बात करोगे तो ऑब्वियसली मीथेन बहुत ज्यादा अमाउंट में बायोमास बर्निंग से निकलता है, तो सेकंड होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम किसी बायोमास की इनकम्प्लीट बर्निंग करें लाइक तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कंप्लीट बर्निंग करें तो उससे CO2 निकलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा. तो 1 और 2 तो हो गए होंगे. सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि बायोमास की बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है. केमिस्ट्री के एनसीईआरटी 11th में क्लियरली मेंशन्ड है. तो फोर्थ भी होगा. 1, 2 एंड 4 अगर कहीं है तो वो सही होना चाहिए. एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन फोर्थ में सही है, तो ओजोन भी होगा. ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर. ओके. So in this lecture I am using elimination technique to solve my problems, and these questions are from UPSC Prelims 2019. So you can also use this elimination technique to solve your prelims questions. Right? Moving to the next question. Next is, which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? Methane hydrate की बात हो रही है. Okay? एंड पूछा है क्या? करेक्ट पूछा है. करेक्ट को हमने मार्क कर लिया. फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट. सेकेंड इज, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा. यहां पे आर्टिक टुंड्रा को आपने मार्क करा. एंड अंडर द सी फ्लोर, आपने सी फ्लोर को मार्क करा. थर्ड इज, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और 2. कि जो मीथेन है एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में डिकेड और 2 डिकेड के बाद. ओके. अगेन ऑप्शंस पे आने से पहले हम फिर से पढ़ते हैं एक बार कि ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स. क्या ऐसा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है कि मीथेन के डिपॉजिट से मीथेन कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाए जिससे मीथेन गैस इमिट होने लगे? तो माइट बी पॉसिबल. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूज फिनोमिना, और वो इतनी ग्रेजुअल होती है, इतना पोटेंट है कि वो लाइक मीथेन इमिट कर सकती है उसके हाइड्रेट से. राइट? सेकंड पे आते हैं.
Large deposit of methane hydrates are found in Arctic tundra and sea floor. Absolutely correct. Third is methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. तो करेक्ट है ये भी. जो CH4 है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेयर में और ये बना लेता है CO2 प्लस H2O. इसको आप बैलेंस कर लो, अगर इसको आप बैलेंस कर सकते हो बाद में, राइट? तो यहां से थर्ड भी सही हो जाएगा. तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल राइट, ऑल करेक्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज व्हाई there a great concern about the microbeads that are released into environment. Now what is microbeads? क्या होते हैं? See, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्लास्टिक पोल्यूशंस करते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक माइक्रो साइज में होते हैं वो. और वो क्या होता है कि एक्यूमुलेट होके मरीन इकोसिस्टम को डिग्रेड करता जा रहा है और उसको ये बोलते हैं माइक्रोबीड्स, राइट? सो अगर हम सीधा ऑप्शन 1 पढ़ें तो दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. माइक्रोबीड्स जो होते हैं वो सीधे सीधे इंपैक्ट कर रहे हैं मरीन इकोसिस्टम को. कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं अगर आप ये समझे तो ये वहां कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं, कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो कोरल वॉल्व्स में चले जाते हैं. जूजेंथली एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है. फिश जो होती हैं वो उनके डिजेस्टिव ट्रैक्ट्स में ये माइक्रोबीड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो फिश जो होती हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. इसको जब बड़ी फिश कंज्यूम करती हैं एज अ पार्ट ऑफ फूड वेब तो उस बड़ी फिश के अंदर ये माइक्रोबीड्स चले जाते हैं एंड ग्रेजुअली ये फिनोमेना चलता रहता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. माइक्रोबीड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को इंपैक्ट कर रहे हैं तो वो मरीन इकोसिस्टम को, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट 18 क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नाउ दिस इज वाइल्ड लाइफ एंड दिस इज नेचुरली फाउंड इन. फर्स्ट पेयर इज ब्लू फेन्ड महसीर, कावेरी रिवर. सेकेंड इज Irrawaddy dolphin, Chambal river, and third is rusty spotted cats, Eastern Ghat. Now, अगर आप गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करो तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है वो चंबल रिवर में पाई जाती है और जो इरावडी डॉल्फिन होती है दिस फाउंड इन, जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है वो चंबल रिवर में पाई जाती है और ये इरावडी जो डॉल्फिन होती है ये चिलिका लेक में पाई जाती है. ये चिलिका लेक में पाई जाती है उड़ीसा में इरावडी डॉल्फिन. तो अगर सेकंड रॉन्ग है तो हम यहां से सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दें तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया एंड सीधे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं. अगर आपको इरावडी डॉल्फिन का आइडिया नहीं है तो आप ये रस्टी स्पॉटेड कैट्स के थ्रू भी आंसर को निकाल सकते हो. लाइक रस्टी स्पॉटेड कैट्स जो थी उस समय काफी न्यूज में थी और ये भी ईस्टर्न घाट्स में उड़ीसा आंध्रा के पास पाई जाती हैं. थर्ड सही है तो ये चला गया और आप यहां से थर्ड को टिक कर सकते हो. फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. ब्लू फेन्ड महसीर फाउंड इन कावेरी रिवर और ये काफी न्यूज में रहती है. अब आप कमेंट सेक्शन में इसका IUCN स्टेटस लिख के बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following are Agasthyamala Biosphere Reserve, are part of Agasthyamala Biosphere Reserve. Now क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि which one of the following are part of Agasthyamala Biosphere Reserve, right? So जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है ये नीलगिरी के पास है और यहां ये इसमें कई सारे टाइगर रिजर्व है. एक है आपका नेयर, एक है आपका पेपरा एंड एक है आपका शेंदुर्नी.
नेयर, पेपरा एंड शेंदुर्नी अगर जिस ऑप्शन में होंगे वो ऑप्शन सही होगा, और नेयर, पेपरा, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. कालाकट मुदनथुराई टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व. लुक, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, यहां पे कोई एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आने वाली. आपको अगर पता होंगी चीजें तो यू कैन टिक, नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को. इसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे, लाइक इसमें एलिमिनेशन का स्कोप कम है. नेक्स्ट इज, एंड लास्ट फॉर द डे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus cloud thinning technique, cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere. Now sulfate aerosol क्या करता है? स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम सल्फेट एरोसॉल को इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है किसको? ये रिफ्लेक्ट कर देता है सोलर रेडिएशंस को, और इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगी. तो हम cirrus cloud thinning टेक्निक और सल्फेट एरोसॉल इंजेक्ट करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, किस लिए? रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इज एनफ फॉर द डे. हम हर रोज 10 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे. अभी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी चल रहा है, ग्रेजुअली वी विल मूव टू अदर सब्जेक्ट्स टू.